नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज के शो में क्रूड की रिकवरी और कॉपर पे खास चर्चा तो होगी, लेकिन साथ ही हम बात करेंगे अपने खास सेगमेंट में सोने चांदी के 2026 के आउटलुक पर भी। इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया एंड धन के फाउंडर जयप्रकाश गुप्ता, कार्तिकेय बुलियन के दीपक सोनी और हमारे साथ जीजेपीसी के सब्यसाची रे भी हैं। ज्वेलरी मार्केट्स की अगर बात की जाए तो इस साल में हमने इन्वेस्टमेंट, गोल्ड सिल्वर बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आते हुए देखी है। यहाँ पर आगे जाकर प्रेशियस मेटल्स पे किस तरह का आउटलुक रह सकता है, 2026 में कैसा रहेगा सोने चांदी का प्रदर्शन, इन सब के बात करने के लिए सबसे पहले जीजेपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब्यसाची रे से बात करेंगे। सब्यसाची, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो 2025 आप एज एन ओवरऑल ईयर देखते कैसे हैं? ऑल टाइम हाई गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस, डायमंड में कुछ स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल ज्वेलरी बाइंग में कुछ सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। आप कैसे समराइज करेंगे इस साल को? मनीषा, धन्यवाद और थैंक यू कि आप जीजेपीसी के पास ये इंफॉर्मेशन के लिए आए हैं। इनफैक्ट हम लोग अभी जो 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 रिव्यू चल रहा है, यही रिव्यू चल रही है कि कैसे जाएंगे 2026, जो आप भी सोच रहे हैं 2025 जैसे गए हैं। हम लोग देखा है कि ज्वेलरी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग लौट के आ गया है। वन ऑफ द रीजन से गोल्ड का प्राइस है। हम लोग सब जानते हैं कि जो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है गोल्ड के ऊपर, वो रिन्यूड इंटरेस्ट जो आए हैं, ये गोल्ड का प्राइसिंग के लिए आए हैं। ये एक तरह से डैम्पेनर भी है, क्योंकि आपका जो बजट है, बजट का बाहर जा रहा है उसी के लिए। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टेबल जो इंस्ट्रूमेंट है, वो गोल्ड एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ है। और जब गोल्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ है, आप उनके साथ जब हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट टू गोल्ड मिक्स करेंगे तो वो ज्वेलरी में चेंज हो जाते हैं। उसी के लिए हम लोग देखा कि आदमी जब इन्वेस्ट करते हैं तो ज्वेलरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट के तरीके से a lot of customers have come back। वो जो हमारा प्रोडक्ट के ऊपर जो आ गए हैं, दैट इज अ वेरी गुड साइन। एंड अभी भी इनफैक्ट येस्टरडे ओनली हम लोग बात कर रहे थे कुछ रिटेलर के साथ, हम नाम नहीं बोलेंगे, तो वो बोल रहे हैं कि अभी भी शादी का जो बाइंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग वो लोग देख सकते हैं। और आप देखा है कि हमारा जो शादी के अंदर जितना हमारा खर्चा है, शादी का खर्चा बढ़ते ही गया है और शादी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है इंडियन फैमिलीज का बढ़ते गया है। और वन ऑफ द बिग चंक ऑफ दैट खर्चा जो है वो ज्वेलरी के ऊपर रिटर्न करके आए हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम खर्चा करते हैं, ठीक है, पार्टी है, शान शौकत है, सब कुछ है, अल्टीमेटली जो रहेगा वो आपका ज्वेलरी रह जाएगा इन्वेस्टमेंट के जरिए। वो दिखा भी सकता है और इन फ्यूचर वो भी कर सकते हैं। और एक बहुत, आप भी मनीषा बहुत दिन से मार्केट को देख रहे हैं, एक चीज इंडियंस के अंदर जो हो रहे है कि जो लिविंग, जो सेविंग्स बेस्ड लिविंग और जो स्पेंड बेस्ड लिविंग, ये जो दोनों के अंदर जो चेंज हो रहा है कि स्पेंडिंग बेस्ड लिविंग जो आ रहा है इंडिया में, जो है ये जो कंजम्पशन इकोनॉमी में जो कन्वर्ट हो रहा है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट भी जीएसटी का जो किया है, जीएसटी का जो प्राइस, जीएसटी का रेट जो है वो घटा दिया है। तो वही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, कंजम्पशन बेस्ड। और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में जाएंगे, कंजम्पशन के साथ जो आपका इन्वेस्टमेंट आप ऐड करेंगे और उसके साथ जो आपका रिटर्न्स टू इन्वेस्टमेंट, तो ज्वेलरी सबसे अच्छा साबित हुआ है। एंड 2026 में वो विद अ वेंजेंस आएंगे, क्योंकि आपका जो जीएसटी, सॉरी, आपका जो हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। और हमारा हिसाब से 26 भी हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा करेंगे। खाली जो सोच है, जो हमारा गवर्नमेंट भी थोड़ा सोच रहा है और कैसे उसका बाहर के, द डब्ल्यूटीओ बेस्ड मल्टीलैटरल वर्ल्ड इज डेड। तो अभी क्या, बाइलेटरल का जमाना आ गया है। उसी के लिए देखेंगे या 14 कंट्रीज के साथ एफटीए कर रहे हैं। आज ओमान के साथ साइन हो रहा है, तो ये ओमान के साथ जैसी साइन हो जाए, आप देखा है कि जब यूएई के साथ साइन हो गया है, उसके बेसिस में कितना ज्वेलरी का कंजम्पशन बढ़ गया है वो कंट्री में। ओमान में बढ़ेंगे, न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है, जीसीसी के साथ चल रहा है, यूरोप में चल रहा है। आप देखा है कि हाल ही में आफ्टर लंदन में जो साइन हुआ है इंडिया यूके एफटीए, उसी के लिए हमारा रिटेलर जाके उधर पर कितना दुकान खोला है। ऑल दिस, ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है ज्वेलरी के ऊपर, इसका दिशा में लेके जा रहे हैं। ये आपका
आंसर दिया तो इतना इतना हम बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली। सविता जी, आपने बहुत डिटेल में वो सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली मेरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एफटीएस को लेके था, लेकिन आपने वो भी यहाँ पर कवर किया है। आज इंडिया ओमान का एफटीए साइन होने वाला है और उसमें अपार्ट फ्रॉम एग्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, साथ में टेक्सटाइल्स और फूड प्रोसेसिंग एंड जेम्स एंड ज्वेलरी भी है। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर अक्रॉस एफटीएज रहा है। जैसे आपने कहा 14 एफटीएज यहाँ पर इंडिया देख रहा है करने के लिए। आपको लगता है ये ट्रेंड आगे 2026 में जारी रहेगा? और जो टैरिफ्स की चिंता यहाँ पर ओवरऑल जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट को लेकर बनती रही नजर आई थी, कहीं ना कहीं आपको लगता है अगले साल में वो इतनी बड़ी कंसर्न नहीं होगी? हम आपको एक चीज हम आपको खबर देते हैं कि रिसेंटली जो हमारा जो दिशा में हम लोग जो जा रहे हैं, हर कंट्री जो जा रहे हैं, हम एक ही खाली छोटा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। चिली छोटा सा देश है साउथ अमेरिका में, उसमें $21 बिलियन का इंपोर्ट वो चाइना से करते हैं, इंडिया से करते हैं वो 1 बिलियन से कम करते हैं। तो हम क्यों ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि हम लोग का जो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है, इसका जो डेटा सामने आ रहे हैं, वो डेटा वही दिखा रहा है कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन आउट ऑफ लेट्स से सम मेजर कंट्रीज, वेदर ये यूएस है, यूरोप है, एटसेट्रा, उससे बाहर आना पड़ेगा। और डाइवर्सिफिकेशन जो चाइना जैसे किया है वैसे हम लोग को करना पड़ेगा। और उसके दिशा से ये जो एफटीए आप बोल रहे हैं, वही दिशा, क्योंकि बाइलेटरल का जमाना आ गया है और कंट्री के साथ एफटीए हम लोग साइन करेंगे, ऐसी डायरेक्शन गवर्नमेंट दिखा रहा है और हम लोग भी उसके साथ जुड़े हैं। रिसेंटली हाल ही में आप देखेंगे, खाली लास्ट वीक में ही मेक्सिको ने वो 50% जो हमारे ऊपर जो टैरिफ, नॉट हमारे ऊपर, सो होल कुछ कंट्रीज के ऊपर जो इंपोर्ट के ऊपर 50% टैरिफ जो डिक्लेयर किया है, चाइना, इंडोनेशिया, उसके अंदर ऑफकोर्स ज्वेलरी नहीं है, भगवान का शुक्र है। तो उसमें उसके लिए भी इंडिया मेक्सिको के साथ एफटीए जारी कर दिया है। ये एक बड़ा सा जो चालू है। और ये एफटीए जो हमारा, जैसे हमारा ओमान का अभी आप बात किया है, आज ही साइन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उधर है, हमारा चेयरमैन भी उधर है, उसमें जो है, उसमें हम लोग एक एनालिसिस किया, $35 मिलियन का हमारा एक्सपोर्ट होता है। हर बड़ा जो ज्वेलर है उधर पर मार्केट में कोई करीब 10-15 मिलियन से 35 मिलियन लास्ट 2-3 साल में हम लोग पहुंच गया है जी। वो $150 मिलियन का मार्केट हम लोग उसमें दिख रहा है, जो हम लोग नेक्स्ट 3 साल में हम लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो उसका आंसर यही है कि एफटीए विल बी अ बिग फ्रंट सामने जाके 2026 में हमारा उधर एफटीए को हम लोग लैच करके बहुत ज्यादा मार्केट का जो एक्सपेंशन है वो होगा। और हमारा रिटेलर लोग जो हमारा देश में आप देख रहे हैं, रिटेल का जो ज्वेलरी रिटेल का जो एक्सपेंशन हो रहा है, अच्छा रिटेलर, अच्छा नाम आप जानते हैं जो इधर पर आके एक्सपेंशन कर रही है, वो सब रिटेलर हमारा हिसाब से वो सब मार्केट में जाके भी दुकान खोलेंगे, तो इंडियन ज्वेलरी का जो उधर पर जो चाहत है वो बढ़ जाएंगे। और ये भी आप भी जानते हैं कि 18% जो दुनिया में पॉपुलेशन है वो इंडियंस है, और साउथ एशियन को जोड़ेंगे तो 25 से 30% है। उसके लिए हमारा जो अच्छा ज्वेलरी एब्सोल्युटली। सो इंडिया की बात करें तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और जहां तक इंटरनेशनल की बात की जाए तो छोटी बड़ी कंट्रीज के साथ जिस तरह से एफटीएज यहां पर किए जा रहे हैं, वो 2026 का एक बहुत बड़ा थीम बन के यहां पर रह सकता है। सब्यसाची इज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, और वो थ्रू एंड थ्रू हमें पूरी चीज यहां पर समझाने के लिए। वेल, ये तो बात हुई कि ज्वेलरी मार्केट्स और ऑफकोर्स ओवरऑल जेम एंड ज्वेलरी सेगमेंट ने 2025 में क्या किया और 26 यहां पर कैसा रह सकता है। लेकिन अब हम यहां पर बात करेंगे प्राइसेस की, और उसके लिए हमारे साथ सबसे पहले दीपक सोनी जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस और इंडियन मार्केट की डिमांड कैसी बनती हुई नजर आ रही है? धन्यवाद मनीषा जी। मनीषा जी देखिए, प्राइसेस को लेके अभी भी हम जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में है और जो बुलियन इंडस्ट्री में अभी भी हमें कहीं भी ये मंदी नजर नहीं आ रही है। 2025 में हमने बहुत अच्छी तेजी देखी है। अगर हम अप्रैल टू दिसंबर 2025 की बात करते हैं तो सिल्वर ने अभी तक एक 115% का रिटर्न दिया है, और गोल्ड भी हम देख रहे हैं अराउंड 60% के रिटर्न के साथ खड़ा है। और अभी 3 महीने जो है इस अकाउंटिंग ईयर के बचे हुए हैं। हालांकि यूएस बुक्स जो खत्म हो रही है उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो 2026 में जो यूएस की पॉलिसीज है वो उसके ऊपर अभी तक कुछ डिक्लेरेशन आया नहीं है सामने। रेट कट को लेके वो क्या सोचते हैं या वो अपने चैलेंजेस को किस तरह हैंडल करेंगे, बहुत कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो करंट सिनेरियो अभी भी दिख रहा है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि मंदी हमें देखने के लिए मिलेगी। सिल्वर की अगर हम बात करते हैं, सॉरी मनीषा जी, सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल में चाइना की जो पॉलिसीज आई है सिल्वर को लेके
उसमें भी नए रिस्ट्रिक्शंस है जनवरी से, और यूएस ने ऑलरेडी सिल्वर को जो है क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाला है। तो ये सब चीजें बहुत बुरी तरह इफेक्ट करेगी प्राइजेस को, और मुझे लगता है कि हम और आगे की तरफ ही प्राइजेस को देखेंगे अभी। यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी क्या सेंस है, क्योंकि ऑल टाइम हाइज पे सोना चांदी यहाँ पर है। इस साल में बेहतरीन रिटर्न्स हैं। 1979 के बाद सबसे ज्यादा तेजी इस साल में देखने को मिली है। आप कैसे देखते हैं जय इसको, यहाँ से प्राइसेस जाते हुए, और जो नियर टर्म या फिर लॉन्गर टर्म के अगर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या करने की राय देंगे अब? जी गुड मॉर्निंग मनीषा। देखिए 2025 तो नो डाउट गोल्ड एंड सिल्वर का ही रहा है। जिस हिसाब से अब मैक्रोस डेवलप हो रहे हैं, यूएस को लेके जितनी चिंताएं बढ़ रही हैं, स्पेशली डॉलर को लेके, हम लोगों ने लास्ट इसी वीक इनफैक्ट सुना कि वॉरेन बुफे, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, वो भी एक कंसर्न रेज कर रहे हैं यूएस डॉलर को लेके। और उसके कारण हम लोगों ने देखा सेंट्रल बैंक की जो जोरदार खरीदारी हुई गोल्ड में। मुझे लगता है ये मैक्रोज यूएस के स्पेशली और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं 2026 में। अगर कुछ यहाँ पे कोलैप्स होता है डॉलर में, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा बेनिफिट क्रिएट करेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए, स्पेशली बुलियन प्राइसेस के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो सकता है 2026 में। अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए मेरे ख्याल से। 2026 भी बुलियन का ईयर रह सकता है, तो अकॉर्डिंगली मेरा आउटलुक बुलिश है। मुझे लगता है कि ये तेजी आगे चल के भी बरकरार रहेगी। ये एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्राइसेस में इतना बड़ा अपसाइड देखने को मिला है, तो यहाँ पे न्यूज ड्रिवन चीजें ज्यादा रहेगी, सेंटिमेंट ड्रिवन ज्यादा रहेगा, तो वो वोलेटिलिटी भी उस तरह की देखने को मिल सकती है। तो कोई भी इस लेवल पे अगर एंट्री करने के लिए सोच रहा है, तो उसे ये माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है कि 10,000 रुपए का फॉल, 15,000 रुपए का फॉल अगर देखने को मिल जाए, तो उनके दे नीड टू होल्ड देयर नर्व्स और अपना रिस्क रिटर्न एपेटाइट समझ के ही यहाँ पे किसी को इस लेवल पे मार्केट में एंटर करना चाहिए। अजय, आप क्या राय देंगे? ऑफ कोर्स यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स, फ्रेश शॉर्ट, शायद दोनों से ही बचना चाहिए, प्राइस से एक सेटल होने देना चाहिए, लेकिन यहाँ से अब प्राइस मूव्स कैसे देखने को मिलेंगे? नमस्कार बहन। देखिए ये साल डेफिनेटली एक गोल्डन ईयर ही रहा है, क्योंकि अब तक 75% YTD हमने गेन देखा है, थैंक्स टू रूपी आल्सो। और बाकी फैक्टर तो हम जानते हैं, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, जियोपॉलिटिकल है, ETF बाइंग है, वो कंटिन्यू चल ही रहा है। बट मुझे लगता है 2026 ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा खराब है या बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैक्टर्स देखिए 24 और 25 में थे, वो पास्ट के 20 सालों में एक साथ कभी भी इतने फैक्टर्स नहीं आए हैं। अब आगे जाकर ठीक है, एक है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो कंटिन्यू दिख रही है, बट ETFs के अंदर दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि जो हमने 75% का गेन देखा है, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है कि 75% का अनदर राउंड हम 2026 में भी देख पाए। तो मेरा मानना है कि यस, गो फॉर गोल्ड, बट 10-12% का आप गेन मान के चलिए। बट कहीं ना कहीं रिस्क ओपन अप है नीचे के, जैसे हमने अप्रैल मई में देखा, प्राइजेस में 8 से 9% का करेक्शन था, अक्टूबर में करीबन 13% का फॉल देखा। तो एक ब्रॉडर रेंज बन जाएगा, जहां पे मुझे लगता है 15 से 20% का डीपर करेक्शन भी है, और हायर साइड पे 10-12% का गेन रहेगा। लेकिन हाँ, चांदी अभी भी क्रुशियल है, बिकॉज जिस ढंग से हमने क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में जाते हुए देखा, चाइना हो चाहे यूएस हो, ETF की डिमांड हो, और कोई भी रेफरेंस पकड़ना है तो हमें 1980-2011 का रेफरेंस पकड़ना है। वहां पे इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं थी, बट अब क्लीन एनर्जी की डिमांड है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है। तो यहाँ पे एक अच्छा एक राउंडिंग बॉटम बना था, जो मैंने पहले भी आगाह किया था। $75 का इमीडिएट टारगेट दिखाई दे रहा था, बट इमीडिएट मतलब भी यही था 1.5-2 साल का। लेकिन जिस तरीके से रैली अभी देखी है, मुझे लगता है कि यस, 75 का लेवल हम हायर साइड पे देख पाएंगे। बट हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे जय ने भी कहा, कि ये लेवल पे आपको देखना है कि मैं अगर $67 पे बाय कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट हम 75 ले रहे हैं, बट रिस्क कितना हो सकता है वो इंपॉर्टेंट। तो वहां पे मुझे लगता है कि रिसेंटली हमने $45 देखा था, तो आई थिंक $40-42 तक का सपोर्ट रहेगा। बट अपर साइड 72 से 75 मुझे लगता है एक अपसाइड रहेगा, और जैसे चीजें सेटल डाउन होंगे, तो जो रिटर्न हमने 130% का रिटर्न देखा, उतना मत पकड़ के चलिए। बट हाँ, 20% तक का गेन आप चांदी में मानिए, बट थोड़ा सा एक ड्रॉ डाउन का कंसर्न रहेगा 2026 में।
यानी कि तेजी यहां से बरकरार रह सकती है और सभी एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि यहां से बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन वॉल्टिलिटी होगी तो कुछ कॉशियस के साथ यहां पर काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, अजय जी आपका, एंजय आपका भी साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी पर वो राय हमारे दर्शकों के साथ सामने भी रखने के लिए। वल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। बॉन्ड स्ट्रीट में इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह से आरबीआई फिलहाल यहां पर मार्केट्स में $5.5 बिलियन के बॉन्ड खरीद रहा है। अगर वित्त वर्ष 2026 की यहां पर बात की जाए तो आरबीआई ने 3.16 लाख करोड़ के रिकॉर्ड सरकारी बॉन्ड्स खरीदे हैं। वेल आज भी माना जा रहा है कि 50,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे जाने वाले हैं। पिछली जो बॉन्ड बाइंग थी वो हमने 11 दिसंबर को आते हुए देखी थी और इस हफ्ते की बाइंग 18 दिसंबर को है, यानी कि अच्छी खासी खरीदारी की एक्सपेक्टेशन आज यहां पर है। बाजार को आरबीआई की ओर से आगे भी ओएमओज की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जनवरी फरवरी में भी ये सिलसिला जारी रहेगा और 1 से 2 लाख करोड़ के बॉन्ड्स यहां पर आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक खरीद सकता है। अब आपको ये बता दें कि आरबीआई ये बॉन्ड बाइंग कर क्यों रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमने तेजी से बढ़ती हुई यील्ड्स को देखा है उसको यहाँ पर इन कंट्रोल लाने की कोशिश है। साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाई जाए, इंजेक्शन, इस वजह से भी यहाँ पर लिक्विडिटी का बाजारों को देने की कोशिश की जा रही है। साथ में ब्याज दरों को जो हाल में हमने कटौती आते हुए देखी है उसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश में भी कि ये चुनौतियां हैं तो उसी का यहाँ पर सामना आरबीआई करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक तरफ आपको ऊंची यील्ड्स हैं जिसको कंट्रोल यहाँ पर आरबीआई करना चाहता है, दूसरा आरबीआई ने काफी सारा पैसा यहाँ पर फॉरेक्स इंटरवेंशन में ऑलरेडी यूज कर लिया है, तीसरा सिस्टम में जिस तरह की लिक्विडिटी की दिक्कतें हैं उसका भी सामना यहाँ पर सेंट्रल बैंक करने की कोशिश में है। एफपीआईज की तरफ से लगातार बिकवाली इस साल का थीम रही है और जो पिछले एक क्वार्टर में और भी गहराती हुई नजर आई है, ये काफी बड़ा चैलेंज रहा है। और फिर अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर लगातार तेजी देखने को मिली है। साथ ही साथ अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में भी जिस तरह की बढ़त है, ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसका सामना एज ऑफ नाउ इंडियन सेंट्रल बैंक कर रहा है। तो क्लियरली इंडिया आइसोलेटेड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह की दिक्कतें हैं उसका एक इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी है, जिसको सेंट्रल बैंक कोशिश कर रहा है सामना करने की। CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट।